हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स सुबह परिणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की पिटफॉल्स को देखेंगे, कमियों को देखेंगे, डिमेरिट्स को देखेंगे, लिमिटेशन कहते हैं इन सबको, क्योंकि इसकी क्या कमियां होती हैं, क्या इसके अंदर कमियां रह जाती हैं। क्योंकि फ़ायदे ही फ़ायदे हम लोग देख रहे हैं, मीनिंग हमने देख लिया है इसका, पीछे की क्लासों में हमने देख लिया ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका मेरिट्स क्या होते हैं और कौन इसको करता है, कितने समय में करना चाहिए, ये सब बातें हमने इसमें डिस्कशन कर लिया है आप लोगों से। तो टुडे वी विल डिस्कस पिटफॉल्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। द फर्स्ट पॉइंट इज मानकों का परिवर्तन, शिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स। देखिए शिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है समझ लीजिएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जिस आधार पर आप लोग वैल्यूएशन करना चाह रहे हैं वो आधार कौन सा है, वो आधार बार बार चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे पिछले साल आप लोग जो वैल्यूएशन कर रहे थे वो वस्तुओं के गुणों के आधार पे कर रहे थे कि उसके गुण कैसे हैं, अच्छा है बुरा है, और इस बार आप उसकी मात्रा के क्वांटिटी के बेस पर कर रहे हैं। यानी पहले साल आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को चेक करने चले तो उसने कितना बढ़िया माल बनाया, साफ़ बनाया, बेटर बनाया, ये चेक कर रहे थे। इस बार हम चेक कर रहे हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कि ज़्यादा बनाया कम बनाया। तो क्या होता है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, समान होना चाहिए और हमेशा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर बेस होना चाहिए। और अगर स्टैंडर्ड में अगर परिवर्तन बार बार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए मूल्यांकनकर्ता जो भी चेक करने वाला है वो अगर परिवर्तन कर देता है तो कर्मचारियों में संशय की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और उसका मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना चाहिए कि शिफ्टिंग स्टैंडर्ड्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, वो चेंज नहीं होने चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि बार बार स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है आप लोगों का डिफरेंस इन रेटर्स पैटर्न, यानी कि जो चेक करने वाला है उसको बोलते हैं रेटर, अंकन करता। वो अपनी पद्धति में चेंज कर देता है बार बार, कभी वो कुछ ही ट्रेंड से चेंज करने लगता है, ठीक है। कभी इमोशनली चेक करेगा, कभी फीलिंगफुल चेक करेगा। तो हर आदमी अलग तरीके से होता है चेक करने वाला, तो वो अपने तरीके चेंज अगर कर देगा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। किसी भी एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है वो क्लियर निकल के नहीं आ पाने की है। अक्सर पाया जाता है कि जो भी चेक करने वाले होते हैं उनकी जो पद्धतियाँ और तरीके और प्रवृत्तियाँ होती हैं उनमें सब में डिफरेंस रहता है। कुछ जो चेक करने वाले होते हैं मूल्यांकन करता, वो कुछ हार्ड होते हैं, कुछ लीनेंट होते, उदार होते हैं। तो उनके इस दृष्टिकोण का जो भी प्रभाव होगा वो परफॉर्मेंस अप्रेजल पर जरूर पड़ेगा और सही मूल्यांकन नहीं आ पाएगा। क्योंकि निष्पादन जो मूल्यांकन होता है यह एक मानसिक प्रक्रिया भी है, भावनात्मक प्रक्रिया भी है। तो इसलिए मूल्यांकनकर्ता का जो भी दृष्टिकोण होगा, जो भी उसकी मेथड होगी, उसके कारण से परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टेड होगी ही होगी। तो यह इसकी कमियां होती हैं, दो कमियां हो गई हैं। तीसरी कमियां हम लोग एनालिसिस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है केंद्रीय दृष्टिकोण। केंद्रीय दृष्टिकोण का मतलब होता है कि मूल्यांकन करता, जो मूल्यांकन करने वाला है वो क्या चेक करना चाह रहा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ज़्यादा जो अच्छा है उसको पकड़ लिया, जो सबसे बेकार है उसको पकड़ लिया और उसके बीच का एवरेज निकाल लिया। बहुत सारे मूल्यांकनकर्ता क्या काम करते हैं कि वो अपने टाइम बचाने के लिए, अपनी मेहनत को बचाने के लिए वह क्या काम करेंगे, वो सबको एवरेज मार्क्स देते चले जाते हैं, यानी एवरेज वैल्यूशन करते चले जाते हैं। अच्छा है तो भी, बहुत बेकार है तो भी, किसी को नाराज़ करना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा करने से जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा वो बिल्कुल बेकार निकल कर आएगा, सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। क्योंकि होता क्या है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल सेंट्रल टेंडेंसी के कारण से क्या होगा कि उसमें रैंक देनी होती है, श्रेणीबद्ध करना होता है। या तो जो है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, या बहुत बेकार होगा, इसमें हमें बांटना पड़ता है। बट वो क्या काम करते हैं कि वो आसान फॉलो कर लेते हैं, एक सेंट्रल टेंडेंसी, एक बीच का दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं जिसे हम औसत कह सकते हैं। तो अगर इस तरीके से हम औसत रूप से वैल्यूशन करेंगे तो ना तो हमें अच्छे की पता चल पाएगी, ना हमें बेकार का पता चल पाएगा, जिसके कारण से यह परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट इम्प्रेशन। देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन का मतलब होता है कि जो पहली बार देखा वही आंखों पर बैठ जाना, वही दिल में बस जाना और उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यूशन कर देना। आगे क्या करता है, कैसे काम करता है, इस बात को नहीं देखना। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, एक कहावत है।
तो उसी के बेस पर अगर वैल्यूशन किया जाता है तो वह वैल्यूशन जो होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है। अक्सर पाया जाता है कि जो मूल्यांकन करता है, जो मूल्यांकन करने वाले होते हैं, प्रथम दृष्टि में प्रभाव जो उनका आ जाता है वही वो दृष्टिकोण बना लेते हैं। उनकी छवि जो आंखों में बैठ जाती है पहली बार, वह हमेशा उस कर्मचारी को उसी रूप में देखने लगते हैं और उसकी कार्य और क्षमताओं के आधार पर वह बनती और बिगड़ती नहीं रहती है। यानी अगर कोई कर्मचारी पहली बार अच्छा काम कर देता है, पहली उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है, तो वही मूल्यांकन करता दोबारा जब उस एम्प्लॉयज़ को चेक करेगा तो उसके दिमाग में उसकी पहली वाली छवि बैठी रहेगी, चाहे उसने काम बेकार करा हो दूसरी बार, बट वो परफॉर्मेंस जो देगा, उसका जो उसका रिजल्ट देगा वो अच्छा ही देगा। तो ऐसे समय में क्या होता है कि वो अपने टाइम को भी बचाने के लिए भी पहले वाले का एम्प्लॉयज़ का जैसे डिसीजन आया उसके आधार पर डिसीजन दे दिया जाता है। तो यह मूल्यांकन सही नहीं होता है। अच्छे लोग बड़े हतोत्साहित होते हैं इसके अंदर, और जो बेकार लोग होते हैं वो प्रोत्साहित हो जाते हैं, तो बढ़िया परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का लेटेस्ट बिहेवियर। लेटेस्ट बिहेवियर का मतलब होता है नवीनतम व्यवहार। अक्सर होता क्या है कि कभी कभी जो पर्सन होते हैं वो अपने बिहेव को चेंज कर लेते हैं। पहले कुछ और तरीके से काम करा पूरे साल में, और जब चेकिंग की बात आई तो उस समय अपने बिहेव को चेंज कर लेते हैं। सॉरी। तो जब ये चेंज कर लेते हैं तो अब वो पीछे के काम को तो देखा गया नहीं मूल्यांकन करता, वो तो नए काम को देख रहा है, और नए काम के आधार पर जब वो वैल्यूशन कर रहा है तो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो अच्छी निकल कर नहीं आएगी। यानी परफॉर्मेंस अप्रेजल की सबसे बड़ी कमजोरी कह लीजिएगा कि मूल्यांकनकर्ता के समक्ष जो भी व्यक्ति आता है वह नवीन व्यवहार कर लेता है, क्रियाकलाप करता है, और उसे देखकर ही मूल्यांकन का आधार बना लिया जाता है, जबकि पुराने व्यवहार व क्रियाकलापों को अनदेखा कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है। अतः निष्वेदन मूल्यांकन के समय ही कर्मचारी अपने मूल्यांकन के समक्ष उचित व्यवहार के साथ पेश आकर उचित दृष्टिकोण विकसित करके मूल्यांकन करने का प्रयत्न करता रहता है। ऐसा करते रहने के कारण से, ऐसा प्रयत्न होते रहने के कारण से जो मूल्यांकन आता है वो बेटर नहीं आता है। तो नवीन व्यवहारों के कारण से यह प्रॉब्लम आती है, जिसके कारण से परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं माना जाता है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आपका आता है वो देखिए, वो आता है आपका हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट का मतलब होता है चमक प्रभाव, महिमा प्रभाव। ठीक है ना। चमक प्रभाव, महिमा प्रभाव क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। एक्चुअली में होता क्या है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो जिस काम को कर रहे हैं उसमें तो परफेक्ट नहीं होते। बहुत ध्यान से समझना हेलो इफेक्ट क्या होता है। जिस काम को कर रहे हैं उस काम में तो परफेक्ट नहीं होते, बट जो अदर काम होता है उसमें बहुत परफेक्ट होते हैं, और वो जो अदर काम कर रहे होते हैं उसमें परफेक्ट होने के कारण से उनमें उनका बड़ा नाम होता है। तो वो नाम होने के कारण से वह जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को वो इस काम पर ले आते हैं। यानी कि कोई पर्सन मान लीजिए ए है, वो बढ़िया काम नहीं करता है, बट वो जो है किसी और कामों में बेटर काम करता है। मान लीजिए वो जो है गाता बहुत अच्छा है, या जो है झूठ बहुत बढ़िया बोलता है, या जो है बातें बहुत बनाता है, तो उसका जो प्रभाव है, ये वाला प्रभाव, यह इस प्रभाव के कारण से मूल्यांकन करता है, इससे प्रभावित होकर वह उसके इस काम को भी अच्छा बता सकता है। इसको हम लोग कहते हैं हेलो इफेक्ट। नहीं, बात समझ में आई। यानी कि जैसे बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं वो रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या और अन्य खेल कूद खेलते हैं, तो वो खेल कूद के कारण से क्या होता है कि वहीं पर बिजी रहते हैं, तो उनका जो भी मूल्यांकन करता आया उनको बताया जाता है कि ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, बहुत नेशनल खिलाड़ी है, तो काम जबकि बेटर नहीं कर रहा, लेकिन उस प्रभाव के कारण से उसका वैल्यूशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग हेलो इफेक्ट। आई बात समझ में? नहीं आई। हेलो इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया ना। यानी कभी कभी जो भी मूल्यांकन करता होते हैं वो हेलो इफेक्ट से प्रभावित हो जाते हैं, और या तो वो व्यक्ति का मूल्यांकन उच्च रूप से कर देंगे, मतलब बहुत अच्छा बता देंगे, या बिल्कुल बेकार बता देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो औसत होते हैं और औसत से भी नीचे होते हैं, लेकिन वो खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हुए होते हैं, या नेशनल खेले हुए होते हैं, या इंटरनेशनल गेम खेले हुए होते हैं। तो उसके कारण से क्या होता है कि औसत वाले कर्मचारियों का भी उत्तम श्रेणी में, हाई श्रेणी में उनका मूल्यांकन कर दिया जाता है, क्योंकि उनका आधार जो बनाया गया है, इसका मतलब वो उनकी कार्य क्षमता को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि खेल कूद की चमक या किसी अन्य काम की चमक या महिमा का प्रभाव उनके ऊपर आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट होने के कारण से परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं होता है। 7 है आपका हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट का मतलब होता है सिंह प्रभाव।
देखिए सिंग प्रभाव, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा सिंग, ठीक है ना। सिंग का मतलब होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो अपने को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और अब उनके जो नीचे काम करने वाले होते हैं एम्प्लॉयज़, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, सब बेकार काम करते हैं, यह वो दिखाने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसा जो बॉस होता है उनका, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, और वो जो मूल्यांकन करता आते हैं उनको वो इफ़ेक्ट डालता है। यानी सिंह का मतलब कि शेर की भांति, शेर जैसे क्या होता है कि शेर जंगल में किन्हीं और जो जितने भी प्राणी होते हैं, जितने भी और जानवर होते हैं, उनको जीने नहीं देता है। तो इसी तरीके से क्या होता है कि जो यहाँ कोई बॉस या कोई एम्प्लॉयज़ जो होता है वो अपने सबऑर्डिनेट का हमेशा बुराई करता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। यानी मूल्यांकनकर्ता जो होता है वो सिंह प्रभाव से प्रभावित होता है। उसका दृष्टिकोण हमेशा कैसा होता है, अपने को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वो इस भावना से हमेशा ग्रसित रहते हैं कि उनका जो सबऑर्डिनेट है, यानी जो नीचे काम करने वाला है, वो कुछ नहीं करते, वे कुछ करते भी हैं तो सही नहीं करते या बिल्कुल ही सही नहीं करते हैं। तो यह उचित नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की क्षमता विभिन्न परिस्थितियों पर निर्भर करती है। परिस्थितियाँ आएंगी तो कभी काम अच्छा कर सकते हैं, कभी बेकार कर सकता है। तो यहाँ पर जो बॉस होता है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, उसका मूल्यांकन वो सही नहीं निकल के आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्न इफेक्ट। कई बार क्वेश्चन 2-2 नंबर पे भी आया, व्हाट इज़ हेलो इफेक्ट, व्हाट इज़ हॉर्न इफेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8, रेटर्स बायस, मूल्यांकनकर्ता का पूर्व आग्रह है। यानी कि जो चेक करने वाला आया है वो किस चीज़ को दिमाग में रख के आया है, उसके दिमाग में कहीं पहले से ही कुछ बातें बैठी हुई तो नहीं है। उसके आधार पर अगर वो मूल्यांकन करता है तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कभी भी अच्छा नहीं आ सकता है। आपको पता ही है, जैसे कोई चेक करने वाला आता है तो कभी कभी वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। पूर्वाग्रह का मतलब पहले से दिमाग में बात रख के आता है। ये पूर्वाग्रह कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। पूर्वाग्रह पहले कई प्रकार, जैसे लिंग के आधार पर कर सकता है कि महिलाएं अच्छा काम करती हैं, पुरुष अच्छा काम नहीं करते हैं। रंग के आधार पर हो सकता है, काला गोरा, वो काले को पसंद करता हो, गोरों को पसंद नहीं करता हो। जाति के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, उम्र के आधार पर हो सकता है, वह कम उम्र वालों को ज़्यादा पसंद करता हो, ज़्यादा उम्र वालों को जो पसंद ना करता हो। कपड़े पहनने के ढंग, जो है फैशन डिज़ाइन के कपड़े पहनते हैं उनको ज़्यादा पसंद करता हो, जो सिंपल रहते हैं उसको पसंद नहीं करता हो। राजनीतिक आधार पे वो दृष्टिकोण रख सकता है कि किस पार्टी को वो चाहता है। सामाजिक स्तर पर भी प्रभावित हो सकता है। तो ये सब जो है बायस होता है कि वो किससे प्रभावित है, क्या दिमाग में रख कर आया है। तो इसका प्रभाव मूल्यांकनकर्ता के ऊपर अगर है तो वो उन घटनाओं से प्रभावित होकर मूल्यांकन सही नहीं कर पाएगा। मूल्यांकनकर्ता अपने पद और प्रतिष्ठा का प्रयोग जो करेगा वो मूल्यांकन पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर देगा, जो गलत होंगी, झूठी मान्यताओं का आधारित होंगी, अनुभव बेकार होंगे। अतः जो निष्पादन मूल्यांकन होगा वो बिल्कुल बेकार निकल कर आएगा। ये प्रॉब्लम जो ये इसका सबसे बड़ा पिटफॉल्स होता है निष्पादन मूल्यांकन का। नेक्स्ट है आप लोगों का कि स्पाइल ओवर इफेक्ट। स्पाइल ओवर इफेक्ट का मतलब होता है कि कुछ बॉस ऐसे होते हैं जो क्या काम करते हैं कि वर्तमान में अपनी क्षमता का मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि पीछे की क्षमता को और क्रियाकलाप को देखते रहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में यदि पहले अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और वर्तमान ठीक नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं कि पीछे का आधार बनाकर मूल्यांकन कर देते हैं। और पूर्व के रिकॉर्ड अगर अच्छे नहीं हैं तो वर्तमान में भी उसका काम वो बेकार ही जो है बताएंगे। ट्रांसफ़र अगर करने की बात आएगी तो बॉस या पदाधिकारी उनकी पीछे के आधार पर उनके सारे रिकॉर्ड भेज कर बता देंगे। इस प्रकार वो भूतकाल का प्रभाव वर्तमान काल की क्षमता पर मूल्यांकन दिखाने लगते हैं। यह गलत होता है। तो ऐसे जो नए बॉस होते हैं वो भी पुराने बॉस की तरह पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि स्पाइल ओवर इफेक्ट का मतलब हो गया कि जब आज के काम के बजाय पीछे वाले काम से प्रभावित होते हैं, पीछे वाले काम को आधार मानकर किसी भी काम को किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइल ओवर इफेक्ट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि जो है इसमें क्या क्या कमियां होती हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो प्रोसेस पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे जो है हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं,
परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के क्या स्टेप्स होते हैं, इसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। देखो, किसी भी काम को करने की प्रोसेस होती है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और जब प्रोसेस होती है तो प्रोसेस में पहला स्टेप कौन सा उठाना चाहिए, दूसरा स्टेप कौन सा उठाना चाहिए, तीसरा स्टेप कौन सा उठाना चाहिए, इस बात की जानकारी हमको होनी चाहिए। जैसे देखिएगा कि इन्होंने कहा है परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, देखिए कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आप कैसे करेंगे, या स्टेप्स बोलते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया है कि निष्पादन घटक परफॉर्मेंस फैक्टर का चयन करना जो कि कार्य विवरण पर आधारित हो, और यह निर्धारित करना कि कौन सा मानक प्राप्त किया जाना है। यानी कि हम लोग किस परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं। जैसे एम्प्लॉय है तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ पूरे दिन में कितना काम करता है, उसकी परफॉर्मेंस ये चेक करना चाहते हैं, या प्रोडक्शन के बेस पर करना चाहते हैं कि कितना उत्पादन हुआ, या हम ये चेक करना चाहते हैं कि कितना डिसिप्लिन वो रहता है। तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे कि परफॉर्मेंस फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स को हम लेके चलेंगे। दूसरा, हम उसके लिए स्टैंडर्ड बनाते हैं। जैसे हमने फैक्टर्स डिसाइड कर लिया कि हम प्रोडक्शन के बेस पर चलेंगे, हम प्रोडक्शन देखना चाहते हैं कि प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्शन के बेस पर हम लोग उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहेंगे। तो हमने ये स्टैंडर्ड बना लिया कि 400 यूनिट कम से कम प्रोडक्शन होना चाहिए। तो इसको हम लोग, जैसे प्रोडक्शन हमने चेक कर डिसाइड किया, तो ये कहलाएगा परफॉर्मेंस फैक्टर्स, और जो हमने क्वांटिटी डिसाइड किया इस प्रोडक्शन की, दैट से स्टैंडर्ड, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड। तो यही बात देखिए आपसे कह रहा है पहले पॉइंट में कि सेलेक्टिंग द परफॉर्मेंस कंपोनेंट दैट इज बेस्ड ऑन द जॉब डिस्क्रिप्शंस एंड डिटरमाइनिंग विच स्टैंडर्ड्स टू बी अचीव। तो सबसे पहला पॉइंट हमको यह करना होता है। आफ्टर इट हम लोग दूसरा स्टेप क्या उठाएंगे कि दूसरा स्टेप हम लोग उठाएंगे कि डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड, निष्पादन पुनः अवलोकन अवधि का निर्धारण करना। देखिए, परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड का मतलब क्या हो गया कि हम लोग जो वैल्यूशन कर रहे हैं वो कौन से पीरियड का वैल्यूशन कर रहे हैं। यानी कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉयज़ का जब परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हमने 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक का पीरियड डिसाइड किया है। तो हम लोग जब भी चेक करेंगे तो अब 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, उसमें कितना प्रोडक्शन किया है, कितना आउटपुट होना चाहिए था। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनिंग परफॉर्मेंस रिव्यू पीरियड। उसका जो है पीरियड जो है निर्धारण करना कि इस पीरियड पे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं। आफ्टर इट थर्ड पॉइंट आपका आता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेज़र करना। यानी कि अब तक तो हम लोगों ने क्या काम करा, पहला पॉइंट हमने स्टैंडर्ड बनाए कि कितना करना चाहिए, दूसरा हम लोगों ने पीरियड का डिटरमिनेशन करा कि इस पीरियड के डेटा हमको चाहिए गया, तीसरा हम लोग अब मेज़र करना शुरू कर देंगे कि 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में इसने कितना करा एक्चुअल में, उसको हम लोग वहाँ से उठा लेंगे। तो स्टैंडर्ड पहले हमने अनुमान लगा लिया कि ऐसा होना चाहिए, दूसरा हमने पीरियड तय करा, तीसरे में हम लोगों ने उसका एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर लिया है। आफ्टर इट हम लोग क्या काम करेंगे, फोर्थ में नेक्स्ट में हम लोग अब एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर करना शुरू कर देंगे। तो देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, कह भी रहा है आप लोगों से, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी कि हमने बताया था कि 30 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में हमने अनुमान लगाया था कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए वो 400 यूनिट का होना चाहिए। अब रियल में प्रोडक्शन जो हुआ हमारा वो 300 यूनिट का हुआ या 350 का हुआ, इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि 400 होना चाहिए था, 300 क्यों हुआ, कम हुआ तो क्यों हुआ, ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ। इसको हम लोग कहते हैं कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एंड उसे क्या काम करेंगे हम लोग, मेकिंग इट ऑन द अप्रोप्रिएट मेजरमेंट स्केल। और हम लोग क्या काम करेंगे, उसका उपयुक्त मापन स्केल पर अंकन करेंगे। यानी हम चेक करेंगे कि क्या वास्तव में कि हमने 400 यूनिट कहा था, 400 की बजाय 350 का प्रोडक्शन हुआ, तो ये तो हमने कंपेयर किया। अब हम चेक करके देखेंगे कि क्या 350 ठीक था। अगर ठीक था तो ठीक है, उससे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इम्प्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 350 से कम बैठता है तो उसको हो सकता है कि ये अंकन, ये जो हमने मेज़रमेंट किया स्केल से कम चला गया हो, तो फिर हम उस पर विचार करें, उसको चेकआउट करें, उसको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये अगले पॉइंट में आ जाएगा। 5 जैसे कही रहा है, देखिए कि प्राप्त अंकन या परिणाम से निर्धारिती को अवगत कराना या कर्मचारी को सूचित करना। निर्धारिती का मतलब होता है कि जो हमारा वैल्यूशन कर रहा है उसको बताना और कर्मचारियों को सूचित करना। इन्फॉर्मेशन द एसेसी ऑफ द मार्किंग और रिजल्ट्स ऑब्टेन और फॉर इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयज़।
कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी रिजल्ट्स आया है, जो भी हम लोग देखिए, पहले में हम लोगों ने स्टैंडर्ड बनाए, दूसरे में हम लोगों ने टाइम का डिटर्मिनेशन किया, तीसरे में हमने जो है तीसरे में हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस की, और चौथे में हम लोगों ने क्या काम किया, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर किया। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल से कंपेयर करने पर हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आया होगा, अच्छा आया होगा, गुड आया होगा या बैड आया होगा। जो गुड आया है या बैड आया है, इस गुड या बैड को हम लोग इन्फॉर्मेशन कर देंगे, जिसने वैल्यूएशन किया उसको दे देंगे, या उस एम्प्लॉयज़ को बता देंगे कि आपका काम अच्छा है या आपका काम बेकार है। अगर बेकार है तो उसमें सुधार कीजिएगा, और अच्छा है तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसको मेंटेन रखिएगा, इसको कैरी ऑन कीजिएगा। ऐसी बातें हम लोग उससे करना शुरू कर देते हैं। नंबर 6 पॉइंट को हम लोग एनालिसिस करें तो कह रहा है कि यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस एवोल्यूशंस टू अचीव योर स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्ट। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आया है, उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। यानी लक्ष्य और उद्देश्य हमने क्या रखा था, हमने ये करा था कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल चेक करें। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों चेक करा जाता है, एम्प्लॉयज़ को ये बताने के लिए कि एम्प्लॉय का काम जो है अच्छा है या बेकार है। एम्प्लॉयज़ का काम अच्छा और बेकार क्यों चेक किया जाता है, क्योंकि जिससे उसकी परफॉर्मेंस निकल के आए, परफॉर्मेंस बेटर हो। क्योंकि एक एम्प्लॉय अगर हमारे यहाँ 100% कैपेसिटी से काम कर रहा है तो हमारी कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, प्रॉफिट अच्छा होगा तो कंपनी ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करेगी तो सभी को फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग जो भी ऑब्जेक्ट लेकर चले हैं, उस वो ऑब्जेक्ट, वो है लक्ष्य, हमको मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, तो हम निष्पादन मूल्यांकन के परिणाम का उपयोग करेंगे और उससे हम अपने जो लक्ष्य और उद्देश्य को निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, लिमिटेशन आपको समझ में आ गई होंगी, और जो जितनी भी आप लोगों ने पॉइंट पढ़े हैं ये आपके बेटर समझ में आए होंगे। चलिए आज की क्लासिंग समाप्त करते हैं, कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।